Good morning, everyone. Hope you all are good. Today, we will start our chapter number 1 of class 11th, The Living World. So, first of all, we understand the concept biology. What do you mean by biology? Biology is made of two Latin words. Bios means life and logy means study. It means that study of life. इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसको मैं जल्दी ही ख़त्म कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस यूनिट को किसने एक्सप्लेन किया था, कौन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके इंट्रोडक्शन में दे रखा है अर्नेस्ट मेयर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बिन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। नीट में ये क्वेश्चन आ रखा है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर पता लग गया होगा कि अर्नेस्ट मेयर को। इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके अलावा हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो है एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सेकंड इज कार्लस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग से आप क्या समझते हैं? जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए लाइफ के उसे ही हम लिविंग कहेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में मैंने जो हाईलाइट्स कर रखे हैं वही पॉइंट्स हम रीड करेंगे। इन्होंने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ स्टेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज को इन्होंने यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बताया है, यानी कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है कि इनके अंदर जिन मनुष्यों के अंदर ये चीज़ें होती हैं या किसी भी चीज़ के अंदर ये चीज़ें होती हैं उसे हम लिविंग कहते हैं। बट क्या सच में ये लिविंग होती हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। All living organisms grow, increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth। यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए कि twin characteristics of growth किसे कहते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सेल के बढ़ने को। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यानी कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल डिवीजन से आगे ग्रो करता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम होती है। अब आप सोचते होंगे कि ये सेल डिवीजन का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सेल डिवीजन का मीनिंग ये है कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, हाइट बढ़ना, अंदर से हमारे सेल डिवाइड होते थे जिसकी वजह से हमारी जो है हाइट बढ़ती थी, इसीलिए कुछ टाइम तक आके हमारी एज ग्रोथ बढ़नी रुक गई। बिकॉज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड हमारी बॉडी में 18-19 के बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। आउटर ग्रोथ तो वैसे ही सच में बंद हो जाती है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जिसको हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ जो है वो हमारी होती है। हम रिएक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, हम CO2 लेते हैं, हम CO2 रिलीज़ करते हैं और O2 लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने आगे बताया कि प्लांट्स की जो है ग्रोथ लाइफ टाइम होती है, जबकि एनिमल्स की ग्रोथ भी रुक जाती है अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यानी कि सेल आगे बढ़ते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, जब वो टिश्यू टूट जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए फिर से हमारे सेल डिवीजन होती हैं। जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, आउटर ग्रोथ हमारी रुक जाती है, तब हमारे अंदर खाली सेल डिवीजन हमारे उन बॉडी पार्ट्स में होते हैं जिनके भी ग्रोथ होनी हो। एक्सपेक्ट हाइट। ओके, नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट। One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow if we take increase in body mass as criteria for growth. अभी हमने इससे बैक पेज पे पढ़ा कि increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth। तो क्या जो ऑब्जेक्ट आउटर मास गेन करते हैं, यानी कि जिनकी आउटर ग्रोथ होती है, क्या वो लिविंग है?
अगर हम इसको देखें एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने माउंटेन, बोल्डर, माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पहाड़, बोल्डर यानी कि चट्टानें, सैंड माउल्ड्स मिट्टी के ढेर इकट्ठे हो जाना, डू ग्रो वो भी होते हैं। अगर आप एक जगह पे जाओ जहाँ पे रेत का ढेर हो, आप उसके कुछ टाइम बाद वहाँ जाओ, या तो वो आपको छोटा हुआ मिलेगा या आप उसके ऊपर रेत इकट्ठी होके इतना बड़ा ढेर बन जाएगा, तो आपको क्या लगेगा कि उसकी ग्रोथ हुई है, उसने ग्रो की है। इसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिनके एक्सेप्शन ना हो, बट यहाँ तो एक्सेप्शन आपके आगे है कि ग्रोथ जो है एक्सेप्शन माना जाएगा, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है आउटर स्टॉप हो जाती है। और जो ये हमारे माउंटेन बोल्डर्स हैं ये तो ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हम इनको लिविंग थोड़ी कह सकते हैं? क्या ये सांस लेते हैं? क्या ये रिप्रोडक्शन करते हैं? सो द ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ग्रोथ में सिर्फ इतना ही आएगा। नेक्स्ट का चलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताया है रिप्रोडक्शन को, बट क्या ये सच में है आगे हम देखते हैं। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियन ऑफ asexual spore they produce in lower organism like yeast and hydra। हमें पता है कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर बर्डिंग होती है। बर्डिंग वो होता है जो इनके ही पार्ट के ऊपर आगे ग्रो होता है। यही डिफरेंस है एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में और इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस वाले सारे मेथड्स में। भाई ए सेक्शुअल में ही ये बर्डिंग आता है, बट ए सेक्शुअल वो भी होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, बट ये वेजिटेटिव करेक्टर के अंदर आता है जिनके इनकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही सब काम होता है। इन प्लेनेरिया जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरा बॉडी पार्ट से कैपेबल होते हैं कि बना लेते हैं। फंगी, फिलामेंटस, एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मोजिस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनके स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, आगे ये अपने ही इंडिविजुअल बनाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, ये हमारे जो हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है सिर्फ, तो क्या हम इनको भी कह सकते हैं कि ये लिविंग है? देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हमने इसको पढ़ा है पीछे कि जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक हो चाहे आउट्रिंसिक हो, मास बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं सेल के, तो वो ग्रोथ हमने पीछे पढ़ा ये चीज़, ठीक है। लेकिन क्या कुछ ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ रेयर है? तो वो यहीं लिखा है, यूजेज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स। म्यूल्स क्या होता है? एक घोड़ा, एक गधे, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है आपस में उसको म्यूल कहते हैं। वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। स्टेराइल वर्कर बीज, 3 टाइप्स की हमारी बीज होती हैं, जिसमें से एक ये वर्कर बीज है। ये भी इनफर्टाइल होती हैं, ये पैदा नहीं कर सकते बच्चे। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो आगे टेस्ट करवा के बच्चे पैदा करने की प्रोसेस करते हैं, बट इसमें नहीं होता, इनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो क्या हम इनको नॉन लिविंग कहेंगे? जबकि जिंदा तो ये भी हैं, सांस ये भी ले रहे हैं। तो हम काफ़ी चीज़ों में जो आगे एक्सेप्शन है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये इनके एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ में क्या हो रहा है? हमारे माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन में हमारे म्यूज, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं रिप्रोडक्शन कर पा रहे, तो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसका आपको यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स दैट हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर प्रोसेस हो रहा है, फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, हम अपना काम कर पा रहे हैं। आप इसको हाईलाइट्स कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ। मैंने हाईलाइट करके पूरी वीडियो डाल रखी है अपनी बुक की, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोई बाहर, हर एक व्यक्ति में ये चीज़ होगी, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है उसमें ये चीज़ नहीं होगी। यानी कि जैसे कि अब हमारे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, तो इनमें भी ये प्रोसेसेस होती हैं। इट मीन्स वो हमारे लिविंग हैं, बट इसके अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग तो वो नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। आगे आता है, अब हमने इसको ये कहा
कि हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, इट मीन्स हम लिविंग है। बट क्या हम जो केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम रिएक्शंस करते हैं वो रिएक्शंस भी लिविंग होते हैं? तो उन्होंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग। वो रिएक्शंस लिविंग ना हो बट रिएक्शंस लिविंग हो, सॉरी टू से इट, बट लिविंग रिएक्शंस होंगे, बट वो जिस बर्तन के अंदर यानी कि वो टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं, बीकर में हो रहे हैं, तो वो लिविंग में नहीं आएंगे, लेकिन वो रिएक्शन तो लिविंग होंगे ना उस टाइम आप रिएक्शन कर रहे हो उनमें। नेक्स्ट आता है सेलुलर लेवल। हम सबको पता है एक सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल आपस में बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से वोल ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन अ वोल ऑर्गेनिज्म। अब वो मल्टी सेलुलर हो मल्टी सेलुलर होगा जिसमें टिश्यू बन रहे हैं, जो सेलुलर तक होगा वो खाली एक सिंगल सेल एग्जिबिट करेगा, सेल के गुच्छे करेगा सिर्फ। तो यहाँ पे इतनी सी लाइन दे रखी है इससे रिलेटेड। आगे ये बता रखा है कि प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइक लाइट हो गई, वाटर हो गई, टेम्परेचर को। आई होप यू ऑल रीड इट इन योर 10th क्लास, बिकॉज वहाँ पे हमने फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म सब पढ़ा हुआ है। अपने स्मॉलर क्लासेस में भी हमने ये सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब पढ़ रखा है। बायोलॉजी सच में बहुत ईजी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारी नीट में इससे बन सकता है वो यही है, नेम द पर्सन who is aware to his surroundings। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अपनी सराउंडिंग्स का उसको सब पता होता है, यानी कि हमारे जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ नहीं भी घटित होने वाली, हम उसको ही पहले सोच लेते हैं कि मेरे सामने ये डॉगी बैठा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ कि ये मुझे काट तो नहीं लेगा। ये इट मीन्स ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें डर लगता है कि हमें कुछ हो ना जाए। अब कहते हैं कॉन्शियसनेस therefore become the defining property of living organism। कॉन्शियसनेस भी हो सकती है बिकॉज आपको ठंड लग रही है आप कंबल ओढ़ रहे हो, आपको गर्मी लग रही है आप कंबल उतार रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं। वही उन्होंने फर्स्ट पेज पे भी ये बताया था कि हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सुटेबल रिस्पॉन्स देते हैं उसको। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, रिएक्शन हम सबके अंदर होते हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को पहचानना, अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये सब हमें समझ है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को कैसे नियंत्रण करना सब पता है हमें। बट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। ग्रोथ इंक्रीज इन मास है तो इंक्रीज तो माउंटेन्स भी करते हैं, रिप्रोडक्शन म्यूल्स नहीं कर पाते, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं करते, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें आपका यही इंपॉर्टेंट था। लेट रीड नेक्स्ट पेज। इस पे आपको इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा कि आपका यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो ये रहा आंसर, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि हमारे अर्थ पे 1.7 से 1.8 मिलियन चीज़ें हैं, यानी कि कोई ऐसी विभिन्नताएं हैं जिनको हम अभी तरह पहचान नहीं पाए हैं। अब हमें इसको पहचानना होगा, उनकी क्लासिफिकेशन करनी होगी, उसको आगे हम फर्दर पढ़ेंगे बिकॉज इस टॉपिक का नाम ही है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ नीड to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature। यानी कि अब हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, तो क्या अब हम सारों को पढ़ पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उनका नामकरण। हमारे घर में 4 बच्चे हों, हमें उनके अलग अलग नाम रखने पड़ते हैं ताकि हम हर एक को बुला सकें अलग अलग नामों से। अगर मैं सबका एक ही नाम रख दूँ, रमेश, महेश, तो क्या रमेश रख दिया मैंने सारों का, तो क्या सारे आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे। फिर मुझे उनको क्या पता लगेगा मैं किस रमेश को बुला रही हूँ, या कोई भी नहीं आएगा, फिर उनको लगेगा ये दूसरे वाले को बुला रहे होंगे या तीसरे वाले को बुला रहे होंगे। तो इसलिए नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है
Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. यहाँ आपको identification की definition मिल जाएगी कि nomenclature और naming तभी possible है जब हमें पता हो कि उसकी qualities क्या हैं। जैसे कि मेरा नाम कनिका है, तो मेरे घर वाले मुझे कैसे बुलाएंगे, कैसे जानेंगे। उन्हें पता है कि हमारे घर में एक लड़की है जिसका नाम कनिका है, उसकी क्या हरकतें हैं उन्हें सब पता है, तो वो देख के मुझे पहचान जाएंगे। बाकी हमारे पेरेंट्स को हमारे टच का भी पता होता है, ये तो आप लोग भी मानते होंगे। नेक्स्ट आता है, ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ICBN एंड ICZN। ICBN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN जो है वो प्लांट्स के सारे नेम सजेस्ट करते हैं, वही उसके सारे नेम रखते हैं, जबकि ICZN में सारे स्पीशीज़ जो एनिमल्स की होती हैं उनके नेम सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ये, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। हमारे बायोलॉजिस्ट ने एक प्रिंसिपल बनाए थे नाम को रखने के लिए, ताकि हर ऑर्गेनिज़म जो पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। इसको आप फर्स्ट लॉ भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको 4 लॉ दे रखे हैं, जबकि पेपर में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो आप एक लॉ यहाँ से भी कर सकते हो। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम यानी कि उसका जीनस से बिलोंग होगा, स्पेसिफिक एपिथेट उसका स्पीशीज से बिलोंग होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको यही बन जाएगा। दिस सिस्टम और प्रोवाइडिंग आ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि 2 कंपोनेंट के साथ नेम प्रोवाइड करने को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसको दिया किसने था, कार्लस लिनियस ने इसको सजेस्ट किया था। तो आपको ये ऑथर का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया कि आपको इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि लैटिन में होते हैं और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, यानी कि बोल्ड लेटर से। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन से ही निकले हैं। The first word in a biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithet. Second law है, biological name are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from their Latin irrespective of their origin. यानी कि वो लैटिन से ही निकले हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। The first word in a biological name represent the genus. फर्स्ट नेम जो है वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, वाइल द सेकंड कॉम्पोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरा स्पीशीज बताएगा। थर्ड, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब उनको हाथ से लिखा जाएगा, और सेपरेटली अंडरलाइंड, यानी कि उनको अलग अलग लिखा जाएगा और वो प्रिंटेड होंगे इटैलिक्स में, यानी कि आपने देखी होंगी राइटिंग, जैसे कि ये लिखा हुआ यहाँ पे एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। ओके, तो ये हैंड रिटन अलग अलग होते थे, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता था इनको इटैलिक्स में, और इनके लैटिन ओरिजिन अपना शो करते थे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा में, देखिए आप एम बड़ा है, जबकि जो स्पीशीज़ का आई है वो छोटा है, और ये अलग अलग लिखे गए हैं, तो ये भी इसका एक रूल है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। आपको पता है ये किसका नेम है, जेनरिक, ये आपको पता है, साइंटिफिक नेम मैंगो का है। एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं लॉज में, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। होप आप लोगों को ये बात समझ आई हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप क्या कहेंगे? वेट अ सेकेंड। अब बताइए। सो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए आप लोगों के इतना ही। आप लोग 5 रूल्स यही याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
That's all for today. Thank you.